नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं FG वॉइस। मैं हूं साहिल। हम आए हैं कुशीनगर ज़िले के सपही टड़वा गांव में, जो विधानसभा फाजिल नगर के अंदर आता है। 332 नंबर सीट है विधानसभा की। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, इलियास अंसारी साहब से मिलेंगे और देखेंगे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। क्या कुछ मुद्दा है उनके पास, क्या काम करेंगे, क्या रणनीति बनाए हैं 2022 को लेके। सर, 2022 में अगर पार्टी 332 फाजिल नगर विधानसभा से आपको टिकट देती है तो जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे सर? देखिए, इस बार मुद्दे की कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि उन मुद्दों को अगर हम जनता के बीच लेके जाएंगे तो हम 350 पार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 400 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पाएगी। सर, 403 सीट है उत्तर प्रदेश में, 400 आप जीतने की बात कर रहे हैं। सर, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है, और मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर, लोगों को गुमराह करके, झूठ बोलकर, बहला फुसला कर जब 325 सीट पा सकती है, तो समाजवादी पार्टी अपने ईमानदारी के बल पर, अपने संघर्ष के बल पर, अपने पुराने मुख्यमंत्री के विकास के बल पर और सर्व समाज के काम के बल पर हम 400 सीटें जीतेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? वो भी जीत सकते हैं। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1, 2, 3 जो बड़े उनके नेता हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं गुंजाइश बन सकती है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ, एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ी है और स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। नौजवान, किसान, व्यापारी, गरीब, मजदूर सब तबाह है और सब इस सरकार को हटाना चाहता है और हटाकर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सर, 2012 में आपकी सरकार आई थी, CM के तौर पे अखिलेश यादव को देखा गया। उन्होंने बहुत सारे काम भी किए, लेकिन सर आरोप है विरोधियों का कि उनका घोषणा पत्र उन्होंने साइड में रख दिया, उसके हिसाब से तो काम ही नहीं किए। ऐसा मुझे लगता है कि आप शायद घोषणा पत्र पढ़े नहीं हैं, और विरोधियों की तो बात छोड़ दीजिए, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वह 100% झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में केवल 70 वादा किया था और उन्होंने काम किया 322। जो घोषणा पत्र था उसको 1.5 साल में ही पूरा कर दिया, और उसके बाद जितना काम हुआ वो घोषणा पत्र में नहीं था, उनको अलग से ऐड किया उन्होंने। जो काम अखिलेश यादव जी ने किया वह काम हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक की किसी सरकार ने नहीं किया है, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ। तभी तो हिंदुस्तान में जितनी रिपोर्टें आई वह सभी अखिलेश यादव जी के पक्ष में आई और अखिलेश यादव जी को सबने सराहा। यहाँ तक कि न्यायालय ने भी ये समाजवादी पेंशन के लिए अखिलेश यादव को बधाई दिया। सर, आप घोषणा पत्र की बात करते हैं तो घोषणा पत्र से एक चीज़ मुझे याद आता है। सर, क्या 2012 में, चूंकि आप माइनॉरिटी तबके से आते हैं इसलिए सवाल वाजिब है, आपसे पूछना बनता है सर कि 2012 के घोषणा पत्र में ये था कि जितनी भी कब्रिस्तानें हैं उसको बाउंड्री कराई जाएगी। सर, ये योजना कहाँ तक कारगर रहा? ज़मीन पे दिखता है कि नहीं दिखता है सर? 70% कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो गई। मैंने स्वयं अपने विधानसभा में 34 कब्रिस्तानों का प्रस्ताव दिया और 30 कब्रिस्तान की बाउंड्री मेरे प्रस्ताव पर हो गए। सभी हमारे विधानसभा के नेताओं ने, हमारे जिले के चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने अपने अपने विधानसभा की सूची दी और उन विधानसभाओं में कब्रिस्तान की बाउंड्री हो गई। उन्हीं बाउंड्री को रोका सरकार ने या प्रशासन ने जिनका कागज में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट था, किसी के नाम से था या कोई ना कोई उसमें कागज में दिक्कत था, वह फुली कब्रिस्तान के नाम से ज़मीन नहीं थी,
इसलिए उन कब्रिस्तानों का बाउंड्री नहीं हो पाया जो विवादित थे। नहीं तो 100% मैं कह सकता हूं कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री ही नहीं, सवदागिरी भी हिंदुओं के लिए अखिलेश यादव ने 25-25 लाख रुपया देकर सवदागिरी का भी निर्माण कराया। आप जाके कहीं भी देख सकते हैं। सर, हमने क्षेत्र का दौरा किया और कुशीनगर ज़िले के 2 कब्रिस्तान पे मेरी नज़र गई सर। अब वहाँ पे चूँकि अगली बार जब मिलूँगा आपसे तो कुछ चश्मदीद भी लेके आऊँगा। सर, एक कब्रिस्तान है, परेवटार गांव पड़ता है सर, कुशीनगर कसिया विधानसभा 333 में आता है सर। अभी तक वहाँ कोई काम नहीं हुआ, कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है। दूसरा टिकुआडार पड़ता है सर, टिकुआडार की जो कब्रिस्तान है रोड के किनारे, आप जब कल गए होंगे तो देखे होंगे सर। सर, दोनों पे कोई काम नहीं हुआ, क्या वजह थी? इस ज़मीन के कागज़ में कुछ फॉल्ट था सर, या फिर इसका पैसा गबन हो गया? मैं आपसे चुनौतीपूर्ण बात कह सकता हूं, आप इन दोनों कब्रिस्तानों की ज़मीन के बारे में जानकारी कीजिए। कहीं ना कहीं से कागज़ में कोई दिक्कत होगी तभी उसका बाउंड्री नहीं हो पाया है। नहीं तो अगर कागज़ में दुरुस्त होता, कब्रिस्तान के नाम से ज़मीन होता तो 100% उसका भी बाउंड्री हो गया होता। क्योंकि ये दोनों गांव का नाम आपने लिया है, ये पूरा समाजवादी गांव है और इन गांव को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। इनका बाउंड्री कहीं ना कोई छोटा या बड़ा फॉल्ट होगा ज़मीन में, तभी उसकी बाउंड्री नहीं हो पाई है। सर, कहने का मतलब ये है कि 12 की सरकार आई, घोषणा पत्र से ज़्यादा काम की, जो उनके घोषणा पत्र में नहीं था उस पर भी काम की, जनता की आवाज़ सुनी। सर, विकास की गंगा बहाने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते थे। अखिलेश जी का नारा था कि काम बोलता है। सर, इतना काम अगर आप लोगों ने किया, आपकी पार्टी ने किया, लोकल बॉडी ने किया, तो क्या वजह रहा सर योगी सरकार प्रचंड बहुमत से जीत के आ गई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार और पारदर्शी मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव जैसा नेता आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे। हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी के बल पर, विकास के बल पर, मेट्रो चलवाया उसके बल पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया, आगरा लखनऊ आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे बनवाया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया, उसके बल पर सभी जिला मुख्यालयों को 2 लेन से जोड़ने का काम किया, उसके बल पर कन्या विद्याधन दिया, उसके बल पर शिक्षा मित्रों की नौकरी दी, उसके बल पर कब्रिस्तान और सवदागिरी की बाउंड्री कराई, उसके बल पर 70 लाख नौजवानों को नौकरी दिया, उसके बल पर गन्ने का रेट बढ़ाया, उसके बल पर किसानों की आय दोगुनी करने की पहल की, उसके बल पर और 102, 108, 110 एम्बुलेंस चलाकर मरीज, गर्भवती महिलाएं, किसान, नौजवान, व्यापारी सबका काम करके इस पर विश्वास था कि मेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पीछे जो मुखौटा है आरएसएस का, उन्होंने गांव में गोबर गणेश, ईद और दिवाली और बिजली के नाम पर झूठ बोलकर 15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे इसके नाम पर, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इसके नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर और सांप्रदायिक भावना को भड़काकर, और इन्होंने लोगों को बांटने का, लोगों को भ्रमित करने का और लोगों को बहकाने का काम किया। 5 साल में ये जनता समझ गई कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बहकाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, नौजवान को बेरोजगार रखने का काम करते हैं, किसान को बर्बाद करने का काम करते हैं और सभी धर्म और जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। इनसे अब उत्तर प्रदेश संभलने वाला नहीं। मैं तो कहता हूँ 325 विधायकों में कोई इनके लायक नहीं था, मुख्यमंत्री के लायक। गोरखपुर पीठ के महंत को उठाकर मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या साजिश थी? हिंदुत्व का चेहरा इनको पेश करना था और जिसने अपना मुकदमा खुद ही वापस ले लिया हो
वह नैतिकता की बात करने के लायक नहीं है। हम कह सकते हैं भ्रम फैलाकर, बहलाकर, दिमाग को इधर उधर करके ये सरकार गलत बात पर आ गई। आने वाले दिनों में जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। सर आप कहते हैं कि जनता जो है भ्रम में आ गई है, भ्रम फैला के बीजेपी के लोग जो है सत्ता पे काबज हो गए। सर दंगों से सवाल आया कि मुजफ्फरनगर भी तो नहीं झुटलाया जा सकता सर, वो तो आपके सरकार में था, उस पर क्या स्टैंड रहा आपका? और सुनने में तो ये तक आया कि उसका जो मास्टरमाइंड था उसको तिरंगे में लपेटा गया। क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगा का अपमान आज तक करती रही, आपको पता है नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया इस सरकार बनने के पहले। जो खुद तिरंगा का अपमान की है उसने एक दंगाई को तिरंगे में लपेटकर तिरंगे का भी अपमान करने का काम किया। इस पर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जहाँ तक मुजफ्फरनगर दंगे की बात है और चाहे प्रदेश में किसी दंगे की बात हो, मुझे खुशी है कि जो लोग दंगा कराते थे वही सरकार में आ गए, तो अब दंगा कराएगा कौन? इसलिए मुजफ्फरनगर के दंगे में जितनी सज़ा हो सकती थी, समाजवादी पार्टी की हुकूमत अखिलेश यादव जी ने सख्त सख्त सज़ा दिलाने का काम किया, उन दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का काम किया, मुआवजा देने का काम किया। हजारों घर जिसको भाजपाइयों ने फूंक दिया था, नया ज़मीन पर घर बनाने कर देकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया था। लेकिन भाजपा की सरकार आते ही उन दंगाइयों के ऊपर से सारे मुकदमे उठा लिया भाजपा ने, और उनको भाजपा ने मंत्री भी बनाया, सांसद भी बनाया। ये सवाल आपको भाजपा से पूछना चाहिए। मेरा ये है जनता की तरफ से, तमाम विरोधियों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि क्या पार्टी कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे शीर्ष नेतृत्व का कंट्रोल नहीं रहा? क्योंकि सवाल इसलिए भी बनता है सर, पंचायत इलेक्शन हुए अभी जल्दी ख़त्म हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कुशीनगर ज़िले में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई परसेंट बहुमत में आई है कह सकते हैं हम, तो वो आपकी पार्टी आई है सर। सबसे ज़्यादा आपके पार्टी के मेंबर जीते हैं, सदस्य प्रत्याशी जो बनाई थी पार्टी जिनको सपोर्ट करती वो जीत के आए। उसके बावजूद भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए। फिर आप कौन सी बुनियाद पे कहते हैं कि हम बीजेपी को रोक लेंगे और सरकार बना लेंगे, 2022 में 400 सीट जीत लेंगे? देखिए, जनता जहां जनता ने वोट किया वहां हम चुनाव जीत गए। बीडीसी प्रधान सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जीते हैं। लेकिन जहां डेलीगेटेड वोट की बात आई वहां भारतीय जनता पार्टी ने धन, बल, ताकत और गुंडई के बल पर ये चुनाव जीती। ये बात जनता को समझाने में सक्षम है आप लोग? जनता को समझा लेंगे? जनता ने अपने आंखों से देखा है इस भारतीय जनता पार्टी के नंगे नाच को। लोकतंत्र की हत्या करके ये सीटों पर पहुंचे हैं। सर वो लोग बोल रहे हैं कि 2000 खाते में आ रहा है और 5 किलो राशन मिल रहा है, हम लोग खुश हैं, मोदी अगेन फिर से चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लोगों को भीख मंगा बनाना चाहती है। ये 5 किलो गल्ला और 2000 रुपया जो खाते में मिल रहा है, ये मनरेगा के मजदूर को 300 रुपया रोज मिलता था। आज कहीं मनरेगा के मजदूर का काम नहीं मिल रहा है। अगर आप देना चाहते थे तो 150 के बोरे में अपना फोटो लगाकर 50 रुपये का चावल दे रहे हैं। ये नैतिकता है कहीं की? सर फोटो तो आपने भी लगाई लैपटॉप पे। हमने लैपटॉप पर लगाया तो लैपटॉप था 40,000 का, दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे टिकाऊ और सबसे मजबूत लैपटॉप मैंने देने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास भी वो मेरा लैपटॉप है। जब वो खोलते हैं तो हमारे नेता अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का चेहरा देखते हैं। मुझे खुशी है हमने जो किया वो जनता की भलाई के लिए किया। अब भाजपा जो कर रही है वो भ्रमित करने के लिए कर रही है। सर समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं आजम खान साहब। आपकी पार्टी से कई बार एमएलए रहे, मंत्रालय में रहे, कैबिनेट में रहे और सांसद हैं वर्तमान में। सर
क्या ऐसा माना जा रहा है कि आजम खान के ऊपर थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, पार्टी ने कन्नी काट लिया अखिलेश यादव की, उनकी सूझ नहीं रही? मुझे लगता है कि आप बेखबर हैं और आपको सही जानकारी नहीं है। माननीय आजम खान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की सरकार ने बकरी चोर, कुर्सी चोर, किताब चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर और ऐसे ऐसे 87 मुकदमे कायम किया, बिल्कुल फर्जी और फराड मुकदमे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी 4 बार माननीय आजम खान साहब के घर गए, आंदोलन हुआ, कम से कम 5 बार राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। हमारे नेता ने इतना मजबूत पैरवी, सरकारी वकील और प्राइवेट वकील, जितने बड़े बड़े वकील हैं उनको हमारी पार्टी ने हायर करके और पूरी तरह से आजम खान साहब के मामले में आजम साहब के साथ खड़ी है। पार्टी अपनी मजबूती के साथ है और पूरे प्रदेश के समाजवादी आजम साहब के साथ खड़े। सर, लोगों का कहना ये है कि जब अलग अलग पार्टियों ने आवाज़ उठाया, कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाया, समाज सेवियों ने आवाज़ उठाया, तब आपकी आँख खुली और उनकी सूद लेने गए? एक को कहने वाले लोग माननीय हमारे नेता आजम खान की इलाज कराने तो नहीं गए। सबसे महंगे डॉक्टर दिल्ली एम्स से बुलाकर माननीय अखिलेश यादव जी ने एम्स में 4-4 घंटा खड़े होकर माननीय आजम खान साहब के इलाज की व्यवस्था कराई, उनके लड़के अब्दुल्ला साहब के इलाज की व्यवस्था कराई। और कहा माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आजम साहब उनके लड़के के लिए करोड़ों रुपया खर्च होगा तो पार्टी खर्च करेगी, किसी भी तरह से उनको पार्टी उनकी हिफाजत करेगी। और हमारी पार्टी ने पूरी मजबूती के साथ उनकी हिफाजत की। जो लोग ये बात कहते हैं सरासर गलत है। किसी पार्टी ने आजम साहब के बारे में सिवाय बोलने के 2 कदम चलने का काम नहीं किया। सर, तमाम पार्टियां हैं, तमाम दावे हैं, अब किसकी बात किया जाए? सर हमने अपने आंखों से देखा है कि तमाम ऐसे पोस्टर लगे, कुछ पोस्टर तो उतर गए हैं सर, लेकिन कुछ पोस्टर को मैंने देखा है जिसमें से आजम खान साहब का चेहरा गायब रहा। तो क्या ये माना जाए कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी में, उनका एक लिमिटेड टाइम है सर, सिर्फ वोट के लिए यूज किए जाते हैं? ये मीडिया के दिमाग की खराबी है। हमारे पोस्टर से माननीय आजम खान बहुत बड़े नेता हैं, हमारे अखिलेश यादव जी के बाद माननीय आजम खान का कद है मेरे पार्टी में। अगर माइनॉरिटी से सर इतनी ही मोहब्बत है, माइनॉरिटी का मतलब सर मुसलमान तो होता नहीं है, माइनॉरिटी में और भी है, सिख हैं, दलित हैं, बौद्ध हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, जातियां हैं जो आती है माइनॉरिटी में। सर, ये माना जाए कि माइनॉरिटी में अगर सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो मुसलमानों की है, जिसके वजह से ये सबके नज़र में रहते हैं। तो सर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये बार यूपी में आ रही है, AIMIM, और उनके स्पोक पर्सन है असीम वकार साहब। उन्होंने अगर डिमांड कर लिया कि डिप्टी CM आप मुस्लिम को क्यों नहीं बनाते, अगर आपके अंदर इतनी इज्जत है माइनॉरिटी की, तो इस पर क्या कहना है सर? जितने लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद करने वाले लोग होते हैं वो मुसलमान को CM बनाने की बात करते हैं। मुसलमान के दुख सुख में, मुसलमान के मरने जीने में, मुसलमान के फलाह बहबूदी में एक दिन भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई योगदान नहीं। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को गुमराह करके नौजवानों के इज्जत और आबरू के साथ, उनके प्रगति के साथ ये ओवैसी साहब मजाक उड़ा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके अरबों रुपया ये लेते हैं और इसलिए मुसलमानों को वोट बांटने के लिए ये हर जगह घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाने जा रही है। सर, इस बार 2022 के इलेक्शन में आप कहते हैं कि MIM जो है उनकी B टीम है, ओवैसी साहब उनसे मिले हुए हैं, उनसे पैसा लेते हैं। वो बोलते हैं हम तो सीट लड़ेंगे सिर्फ 100, बिहार में लड़े 5, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है, होना भी चाहिए सर। आप भी पक्ष में हैं, आप उनसे अपोज करेंगे, वो आपसे अपोज करेंगे। सर, सवाल ये बनता है कि दुश्मन नंबर 1 आपका कौन है, BJP है या फिर AIMIM है? जितने लोग सेकुलर जमात को रोकना चाहते हैं वह सब मेरे दुश्मन हैं। भारतीय जनता पार्टी और MIM ये सब
सेकुलर जमात को रोकना चाहते हैं, इसलिए हमारे ये सब दुश्मन हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जिस तरह बंगाल में मुसलमानों ने फैसला लिया ओवैसी साहब को वहाँ से हटना पड़ा, उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी मुसलमान समाजवादी पार्टी में अपना हित समझता है। ये सभी धर्म सभी जातियों की पार्टी है और सबका विकास करती है, सबका काम करती है। इसलिए हमारी शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे मदरसे, हमारे हर तरह की सुविधा देने का काम ये पार्टी करती है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ओवैसी की छुट्टी उत्तर प्रदेश से होने जा रही। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुखर होके आपने अपनी बात रखी। सर, एक लास्ट सवाल है कि आप यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से कुशीनगर के युवाओं को, कुशीनगर के जनता को, कुशीनगर के महिलाओं को या उत्तर प्रदेश के महिलाओं को, युवाओं को, जनता को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं यहाँ से सर? मैं सबसे पहले कुशीनगर के सम्मानित जनता जनार्दन से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता से और देश के सम्मानित जनता से अनुरोध और गुजारिश करता हूं, आने वाले 2022 में इस फासिस्टवादी, इस नापाक और इस तरह के विवादित सरकार को उखाड़ फेंकें और समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव को साइकिल पर वोट देकर प्रदेश का विकास करावें। गरीब, नौजवान, कमज़ोर, व्यापारी, किसान की चेहरे पर खुशहाली आवे, ये मेरी आपसे अनुरोध है। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ, सेकुलर जमात में सबसे आगे हैं अखिलेश यादव जी, उनकी मदद करें। सर, सेकुलर की बात आई तो आप तो कहते हैं हम सेकुलर हैं, बहन जी कहती हैं हम सेकुलर हैं, पिछड़ों का वोट आपके साथ है, सवर्णों का वोट सर आपके साथ है, थोड़े बहुत नहीं भी हैं, ठीक है। लेकिन एक आपके पार्टी के नेता हैं जनाब अबू आसिम आजमी साहब, वो शिवसेना के साथ गठबंधन करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो आपके नीति के खिलाफ है, आपके पार्टी के विचार के खिलाफ है। वो जीत के आने के बाद में सरकार में आ जाते हैं। लोग तो आपको शिवसेना के खिलाफ वोट किए थे। क्या शिवसेना की विचारधारा और आपकी विचारधारा एक ही है सर? अभी आपके सामने दो सांप आ जाएं, एक गहुवन हो और एक धामिन हो, किसको मारेंगे पहले? सर, अब हम इसका जवाब देंगे तो जो ज़्यादा जहरीला उसको मारेंगे सर। तो बस हम ज़्यादा जो जहरीला है उसको मारने के लिए कम जो जहरीला है उसका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं उसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए उसका सहयोग लेके पहले उसको ठीक कर रहा हूँ, फिर ही अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो सर, इन सबसे ज़्यादा जहरीला आपको असद ओवैसी दिख रहे हैं, उनको वापस भेजने की बात कर रहे हैं? वो जहरीला नहीं है, वो भटका रहे हैं। अभी डॉक्टर अयूब केवल इतना कह दिए कि एनआरसी लगाकर भाजपा ने बहुत गलत काम किया, मोदी और योगी गलत है, तो वो जेल के सलाखों में रास्ता झेल के आए 9 महीने से, और रोज ओवैसी साहब गरियाते हैं मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह को, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होते। इससे क्या झलकता है? सर, एक आखिरी सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी इन केस आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी में बने रहेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा सर? मैं समाजवादी पार्टी का 24 कैरेट का सिपाही हूँ। माननीय अखिलेश यादव के नीतियों में, पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूँ। अपने नेता अखिलेश यादव से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। टिकट पार्टी देगी तो प्रदेश का पूर्वांचल में सबसे अधिक वोट से जीतकर विधानसभा में पहुँचूंगा। पार्टी टिकट नहीं देगी, जिसको दे देगी उसको जिताने का काम करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।